नमस्कार। वाराणसी धार्मिक और सांस्कृतिक शहर के रूप में विख्यात होने के साथ ही हस्तशिल्प कलाओं में भी जाना जाता है। वस्त्र उद्योग, जरी जरदोजी, स्टोन वर्क या फिर वुड वर्क यानी कि लकड़ी के खिलौनों से जुड़े जो हस्तशिल्पियां हैं, उनके लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है या फिर उनको कई तरह से मदद पहुंचा रही है। आज इसी बात को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं सहायक निदेशक हैंडीक्राफ्ट के अब्दुल्ला जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। सर, आपसे जानना चाहेंगे, हस्तशिल्प उत्पाद से जुड़े जो भी हस्तशिल्पियां हैं, कोरोना काल में या फिर अब, उन तक किस तरह से मदद पहुंचाई जा रही है? जो भी हस्तशिल्पी हमारे हैं, ये सभी कुटीर उद्योग से जुड़े हुए हैं और भारत में एक बहुत बड़ी जनसंख्या हस्तशिल्पियों की है। यहाँ तक कि आप कृषि के बाद हस्तशिल्प और हथकरघा ये सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्र हैं, जो कि भारत के लोगों को रोजगार देते हैं। तो भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा लगातार कोरोना काल में भी शिल्पियों को मदद पहुंचाई गई। जब जिस वक्त कोरोना काल का पीक आवर था, उस दौरान जिला प्रशासन की मदद से सभी शिल्पियों के पॉकेट में राशन पहुंचाना और जो भी ज़रूरत की चीज़ें थीं वो पहुंचाया गया। उसके बाद आर्थिक सहायता, जो आर्थिक पैकेज, विशेष आर्थिक पैकेज भारत सरकार द्वारा लाया गया था, उसके अंतर्गत शिल्पियों को लाभान्वित किया गया। उसके बाद शिल्पियों को प्रशिक्षण दिया गया और डिजाइन वर्कशॉप दिया गया, इम्प्रूव टूल्स दिया गया, जिससे कि वो अपना रोजगार भी कर सकें और प्रशिक्षण डिजाइन वर्कशॉप के दौरान उनको मानदेय भी प्रदान किया गया, जिससे कि उस वक्त जो उनकी आर्थिक स्थिति थी उसमें कुछ सुधार हो सके। इम्प्रूव टूल इसलिए दिया गया ताकि वो जो शिल्पी दूसरे के घरों में जाकर काम करते थे वो अपने खुद का रोजगार स्थापित करें। तो भारत सरकार द्वारा बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कोरोना काल के दौरान शिल्पियों का ख्याल रखा गया और उन्हें हर तरह की मदद पहुंचाई गई। सर, बुनकरों और हस्तशिल्पियों के लिए वर्तमान समय में क्या क्या काम किए जा रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए? वेलफेयर के लिए जहाँ तक हस्तशिल्पियों के लिए है, तो भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना है, जिसके अंतर्गत जो भी शिल्पी पहचान कार्ड धारक होते हैं, भारत सरकार जितने भी शिल्पी हैं पूरे भारतवर्ष में, तो उनको एक शिल्पी पहचान कार्ड दिया जाता है। वो हमारे कार्यालय द्वारा जारी होता है। तो जो भी शिल्पी पहचान कार्ड धारक शिल्पी हैं, उनको मुद्रा लोन के अंतर्गत लाभान्वित कराने की योजना है। तो जो शिल्पी हमारे माध्यम से या हमारे शिल्पी कार्ड है, अगर वो मुद्रा लोन लेने की चाहत रखते हैं, तो उनको भारत सरकार द्वारा मार्जिन मनी 10,000 रुपये प्लस इंटरेस्ट सबवेंशन 6% ब्याज में जो छूट होती है वो देने का प्रावधान है, जिससे कि वो अपना रोजगार कर सकें। इसके साथ उनको विभिन्न मेलों में, हाटों में उनके विपणन की व्यवस्था है, जहां वो निःशुल्क जाकर भाग ले सकते हैं। उनको आने जाने का टीए, डीए और फ्रेट चार्ज इत्यादि भी दिया जाता है, जिससे वो अपना रोजगार कर सकें। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके अंतर्गत शिल्पी का परिवार जो है उनको बीमित किया जाता है। तो जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा है, जिसका कुल प्रीमियम 342 रुपये होता है, लेकिन जो हमारे कार्ड धारक शिल्पी हैं उनको सिर्फ 80 रुपये वार्षिक वो पे करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना से यदि एक्सीडेंट में, दुर्घटना में किसी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का प्रावधान है। यदि कोई सामान्य मृत्यु होती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए देने की प्रावधान है। यदि कोई कार्य करते हुए अपंग हो गया पूर्ण रूप से, तो उसको 1 लाख रुपए देने का प्रावधान है। इसके साथ ही इस योजना के साथ एक योजना जुड़ी हुई है, शिक्षा सहयोग योजना। इस योजना के तहत जो भी शिल्पी परिवार हैं, यदि उनके बच्चे कक्षा 9 से कक्षा 12 में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके दो बच्चों को 100 रुपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। यदि 2 बच्चे हैं तो सालाना 2400 रुपये छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है और सालाना उनको सिर्फ 80 रुपये उसके लिए पे करना। शिल्पी कार्ड के लिए 80 रुपये कार्ड फ्री बनता है। सिर्फ बीमा कराने के लिए जो 342 रुपये हैं, उसकी जगह हमारे इन शिल्पियों को सिर्फ 80 रुपये सालाना पे करना होता है। सर, ऑटिज्म
यानी कि जो विशेषकर अल्पसंख्यक हमारे बुनकर साथी हैं, उनको इस कार्य में बढ़ावा देने के लिए क्या योजना है? देखिए, भारत सरकार द्वारा जो भी शिल्पी हैं, वर्तमान में जैसे ही बहुत से लोग धारणा बना लिए हैं कि शिल्पी काम नहीं कर रहे हैं, लोग इस तरफ उनका झुकाव कम हो रहा है, तो इसको काफ़ी आकर्षक बनाया जा रहा है। नए शिल्पियों को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा समर्थ योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके तहत अभी 2 अक्टूबर को हम लोगों ने सिर्फ वाराणसी जिले में 20 केंद्रों का इनाग्रेशन किया है। 20 प्रशिक्षण केंद्र चलाए जाएंगे जिसमें सभी समुदाय के लोग हैं। इस प्रशिक्षण केंद्र में शिल्पियों को 2 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान बायोमेट्रिक अटेंडेंस है। यदि किसी की बायोमेट्रिक अटेंडेंस 80% से कम होगी तो उसको जो भी मानदेय 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से है वो नहीं दिया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त होने के बाद उनका थर्ड पार्टी असेसमेंट होगा, एग्ज़ाम होगा, वो पास होंगे, फिर उनको भारत सरकार द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो सर्टिफिकेट उनके रोजगार में सहायक होगा। जहाँ तक अल्पसंख्यक की बात है तो हम लोग ये जो 20 सेंटर बनारस में किए हैं, इसमें 5 सेंटर ऐसे हैं जो पूरी रूप तौर पर जो है सिर्फ अल्पसंख्यक विशेषकर महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय और किसी भी समुदाय को पूरे तौर पर प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे उनका रोजगार बढ़े। लेकिन सबसे ज़्यादा भागीदारी हम लोगों का ये प्रयास है कि महिलाओं का हो, महिलाओं को हम लोग आगे ले आएँ, महिलाएं आत्मनिर्भर बने और अपने परिवार की तरक्की में सहयोग कर सकें। सर, अब मैं जानना चाहूँगी, जो हमारे अन्य शिल्पकार हैं जो कि किसी विशेष क्षेत्र में आगे हैं, जैसे कि वो लकड़ी का उनका कारोबार हो या फिर गुलाबी मीनाकारी हो, तो उनको बाजार तक उतारने के लिए क्या किया जाता है? किस तरह से काम होते हैं? देखिए, जहाँ तक जो हमारे सभी शिल्पियों के लिए भारत सरकार द्वारा बाजार उपलब्ध कराया जाता है। अब ये अक्टूबर से हम गांधी शिल्प बाजार, एग्जीबिशन, एक्सपो, ये सारे हम लोग पूरे भारतवर्ष में शुरू करेंगे। तो इसमें सभी शिल्पी भाग लेते हैं और जो हमारे अवार्डी शिल्पी होते हैं, जो नेशनल अवार्ड या राज्य सरकार से पुरस्कृत शिल्पी होते हैं, तो उनके लिए कुछ विशेष अलग प्रोग्राम होते हैं। जैसे अभी मास्टर क्रिएशन का प्रोग्राम होगा। मास्टर क्रिएशन में मतलब सिर्फ मास्टर आर्टिजन की प्रदर्शनी दिल्ली हाट में आयोजित की जाएगी 16 तारीख से। तो उसमें सिर्फ जो पूरे देश के जो मास्टर आर्टिजन होंगे वो अपनी कला को प्रदर्शित करेंगे। उसमें आने जाने के लिए उनको भाड़ा भी मिलेगा, डीए दिया जाएगा, रहने का स्थान सब उपलब्ध कराया जाएगा और इस दौरान जो स्टॉल होगा वो उनको फ्री दिया जाएगा, जिससे कि वो अपनी चीज़ों को बेच सकें और उसका प्रचार प्रसार हो सके। और जो हमारे अवार्डी शिल्पी हैं, इनको विदेश भी प्रदर्शनी में ले जाने का भी अवसर समय समय पर भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। सर, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट शिल्पकार हो गए, उनको सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या काम किया जा रहा है? सामाजिक सुरक्षा में मैंने बताया आपको अभी कि उनका बीमा कराया जाता है। बीमा कराने से उनका परिवार सुरक्षित होता है। वो योजना हमने आपको पूरी अभी विस्तार से बताई थी। जी जी। अच्छा सर, ये क्या कारण है कि ये शिल्पकार का हमारा भारत में इतना बड़ा कृषि के बाद वाला स्थान है, तो आज जो उनकी युवा पीढ़ी है वो खुल के इस कार्य क्षेत्र में आना नहीं चाहती, तो इसका क्या कारण है? वर्तमान समय में ऐसा नहीं है, पहले ऐसा होता था। वर्तमान समय में सरकार ये प्रयास कर रही है कि जो शिल्पी हैं, तो शिल्पी तो अपना हुनर करता है, काम करता है, लेकिन उसकी मार्केटिंग कोई दूसरा करता है। तो हम लोगों का ये प्रयास है कि जो शिल्पी के बच्चे हैं, जो पढ़े हुए हैं, वो डिजाइनिंग का काम करें, मार्केटिंग का काम करें। इस वक्त डिजिटल मार्केटिंग का दौर आ गया है, वो मार्केटिंग काम करें। हम लोग उनको जो है तो बताते हैं कि आप कैसे मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग करोगे। अवेयरनेस के लिए हम लोग वर्कशॉप, सेमिनार आयोजित करते हैं, उनके बच्चों को बता रहे हैं। अब वो बच्चे अच्छा उसमें पार्टिसिपेट, सहभागिता कर रहे हैं और काफ़ी तरक्की कर रहे हैं। आप अभी देखेंगे, 1-2 एग्जाम्पल हम आपको देना चाहेंगे। अभी जैसे कि गुलाबी मीनाकारी में हमारे कुंज बिहारी सिंह हैं। कुंज बिहारी तो कलाकार है शुद्ध, लेकिन उसका एक छोटा भाई है जो बीटेक किया। बीटेक करने के बाद वो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग करता है। तो आज कुंज बिहारी के काम को 4 चांद लगा हुआ है। रामेश्वर सिंह जी है नेशनल मेरिट वुडन टॉयज के, तो उनके यहाँ आप देखेंगे उनका बेटा बीटेक किया हुआ है, लेकिन वो भी वही काम कर रहा है, डिजाइनिंग करता है और मार्केटिंग कर रहा है। ऐसे ही बिहारी अग्रवाल टॉयज एम्पोरियम है, उनकी बेटी सुभी अग्रवाल है। वो देखिए तो अपने
काम को कहाँ ले जा रही है। तो ऐसा नहीं है, वो जो धारणा थी बदल चुकी है। अब हमारे युवा पीढ़ी जो है तो अलग रूप में अपने जो खानदानी पेशा है उसमें आ रहे हैं और अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि इस वक्त जो टर्नओवर है, पहले जो हैंडीक्राफ्ट का टर्नओवर था, कोरोना काल के बावजूद इस वक्त उनके टर्नओवर अच्छे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं और शिल्पी खुश हैं। सर, ये शिल्पकारों को काम करने के लिए अगर बैंक से रिलेटेड जो भी राशि की जरूरत होती तो किस तरह से होती है ये? बैंक से देखिए, हमने आपको इसे बताया कि एक प्रधानमंत्री मुद्रा लोन की योजना है। और इसके लिए जैसे अगर कोई औरत है कि अगर वो चाहे तो आगे बढ़ के लो, तो क्या औरतों के लिए भी कुछ खास इसमें? सब औरतों के लिए, पुरुषों के लिए, सबके लिए सारी योजनाएं हैं। जो महिलाएं हैं उनको विशेष तौर पर उनकी मदद की जाती है, बैंकों से टाई अप कराया जाता है। और बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं अब जो कि खुद अपना स्टॉल लगाने लगी, इवन की मार्केटिंग खुद करने लगी। उनके पति काम कर रहे हैं, वो मार्केटिंग करना शुरू कर चुकी हैं। इस तरह से परिवार में मिलकर लोग अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। परिवार मिलकर होता क्या था, पहले होता था कि शिल्पी काम करते थे और उनकी बिक्री कोई और करता था, लेकिन अब उनके परिवार, उनके घर की महिलाएं, उनके घर के जो पढ़े बच्चे हैं वो कर रहे हैं, इसलिए वो समृद्ध हो रहे हैं पहले से। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। योग में ही शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाया जाता है। योग को अपनाकर इंसान शारीरिक और मानसिक गतिविधियों को संतुलन में कर सकता है। आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान अपने स्वास्थ्य को कहीं पीछे छोड़ रहा है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। किस तरह से योग हमारे जीवन में उपयोगी है, आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ हैं योग गुरु राकेश कुमार पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका गुरु जी। आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी मैंने बोला कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में सबने स्वास्थ्य को कहीं पीछे छोड़ दिया है, तो योग का हमारे दैनिक जीवन में और हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या महत्व है? गुरु जी, सबसे पहले ये बताइए। देखिए, योग का जो महत्व है हमारे दैनिक जीवन में, जैसे हम खाना खाते हैं और अपना डेली का रूटीन बनाते हैं, ठीक उसी तरह से सो करके प्रातः उठने के बाद ही तुरंत शौच आदि से निवृत्त होकर के हमें योग को करके ही तब अपने दैनिक और भी कार्यों को प्रारंभ करना चाहिए। तो इसलिए योग हमारा यदि हम प्रतिदिन अपने जीवन में अपना लेते हैं तो इससे हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। इससे हम अपनी ऊर्जा को संचरित और ऊर्जा को एकाग्र करके अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। गुरुजी, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आज के इस व्यस्त जिंदगी में लोग समय से पहले जरूरत से ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। गैर संचारी रोगों से योग के माध्यम से कैसे बचा जा सकता है? हम देखिए, जो प्राणायाम है, गैर संचारी रोगों से बचने के लिए हम प्राणायाम का अभ्यास करें और योग चिकित्सा के साथ साथ, योग साधना के साथ साथ योग एक स्वास्थ्यपरक दृष्टिकोण है। तो जो योग स्वास्थ्यपरक दृष्टिकोण है उसको यदि हम अपना लेते हैं, कुछ चुने हुए प्राणायाम और कुछ चुने हुए आसनों को यदि हम अपने दैनिक जीवन में करें और ध्यान का कुछ अभ्यास कर लें, 15 मिनट का या आधे घंटे का अपना रूटीन बना लें, इसे हम करते रहेंगे तो गैर संचारी रोगों से भी हम बचेंगे। जैसे कि भयावह बीमारियां जिनकी हम बात करें, हाई बीपी हो गया, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और किडनी जैसी समस्या जिनका कि इलाज बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है। कोई भी अगर ये किसी को भी होता है तो वो झेल जाता है इंसान, तो इसमें क्या खास बताएंगे आप? आज हम लोगों ने जो अभ्यास किया, विशेषकर बैठ के करने वाले आसन, अर्ध मर्देंद्र आसन, अर्ध मर्देंद्र आसन से हमारा पेनक्रियास स्टिमुलेट होता है। पेनक्रियास से स्रावित होने वाला रस जो इंसुलिन होता है वह हमारे भोजन में, चयापचय में मिलता है। इसे ही आधुनिक चिकित्सक भाई हमारे उसमें आपको इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, कहते हैं खाना खाने के पहले और बाद में। तो यदि आप प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में, और जो बैठ के आज अभ्यास हमारे सभी साधक यहाँ कर रहे थे, उड्डयन बंद, और जो साधक बैठ के अभ्यास कर रहे थे अग्निसार, पेट को फुलाना पिचकाना, और जो हमारे साधक कर रहे थे नौली क्रिया, ये बहुत कठिन क्रिया है, लेकिन इससे हमारा पेट के समस्त रोग दूर होते हैं, जिसमें हमारा हाई बीपी, लो बीपी, हाइपरटेंशन, अनिद्रा, इन सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज मात्र योग विद्या में है। कोरोना के बाद हम जैसा कि देख रहे हैं ज्यादातर लोग
चिड़चिड़े हो गए हैं, क्या कारण है इसका और इसको योग से कैसे हम ठीक कर सकते हैं? चूंकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है और हम बहुत ही, ये जो कोरोना की जो बीमारी थी, इस कोरोना की बीमारी में आधा से ज्यादा लोग केवल डर के मारे मरे हैं। और हमारे यहाँ कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन एव मनुष्याणाम बंधन मोक्ष कारयेत। हम मन से ही बंधे हैं, मन से ही हमारी सृष्टि की रचना है, मन से हम आपको बहन मानते हैं, मन से अपनी पत्नी को पत्नी मानते हैं, मन से हम अपने विद्यार्थी को विद्यार्थी मानते हैं, मन से अपने छात्र को छात्रा मानते हैं। इस प्रकार से मन सर्वश्रेष्ठ है। योग विद्या मन को स्वस्थ करता है, मन को तंदुरुस्त बनाता है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से। यदि हम यह अभ्यास करते रहे, योग के किसी भी पक्ष का पालन कर ले अपने दैनिक जीवन में, तो निश्चित है कि जीवन धन्य हो जाएगा। और जो चिड़चिड़ापन है, जो वीकनेस, जो कमजोरी है, वह हम उस कमजोरी को दूर कर लेंगे। स्वामी जी कहते हैं कि मोटापा कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन हाँ, बीमारियों का जड़ जरूर है, और जो कि आज तेजी से बढ़ रहा है। और लोग मोटापे को कम करने के लिए योग है, जिम है, तमाम तरह के कार्य कर रहे हैं। तो योग को साध कर किस तरह से मोटापा को भी कम किया जा सकता है और बीमारी को भी रोक सकते हैं? देखिए, जब हम आहार विहार सही तरीके से लेंगे और अपने दैनिक जीवन में योग का अभ्यास करेंगे, आसन प्राणायाम ध्यान का अभ्यास करेंगे, तो हम जो भी हमारे अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, जो हमारे अंदर मोटापा, फैट चर्बी बढ़ रही है, उस चर्बी को भी हम कर लेंगे। क्योंकि जब हम आसन करते हैं तो आसन का जो संबंध है वह शारीरिक शरीर से है और प्राणायाम का संबंध मानसिक शरीर से है। तो जब शरीर और मन और हमारी जो भी शरीर की जो रचना है वह शारीरिक और मानसिक है, शरीर और मन के बाद फिर आध्यात्मिक होती है। तो हम आसन और प्राणायाम के द्वारा जब हम करेंगे प्रतिदिन अभ्यास, तो अपने आप योग के पालन करते ही हम अपने आप सब अनुशासन का पालन करते हैं, और अनुशासन ही महान बनाता है। अनुशासन जब बिगड़ जाता है परिवार का, तो परिवार विघटित होता है। अनुशासन बिगड़ जाता है जब समाज का, तो समाज विघटित होता है। अनुशासन जब बिगड़ जाता है तो देश भी विघटित हो जाता है। इसलिए हमारे ऋषि पतंजलि ने अनुशासन को ही योग माना। मैं तो अपने पाश्चात्य विद्यार्थियों से बार बार कहता हूं कि अनुशासन अथ योगानुशासनम, विदाउट डिसिप्लिन योगा इज नथिंग। Yoga means not the physical exercise, not the mental exercise only, प्राणायाम, और केवल यदि है तो अनुशासन। अनुशासन ही देश को, राष्ट्र को महान बनाता है। अपने शरीर को तो हम लोगों ने अनुशासन छोड़ दिया। खाना खाते हैं, फिर तुरंत उठते हैं, शौच आदि से ऑफिस जाना है, अपने अपने जॉब पे जाना है, अपने अपने नौकरी में जाना है, कामों में जाना है, व्यस्त हो गए, योग नहीं करते। योग करना अति आवश्यक है। गुरुजी, एक चीज और भी देखी गई है कि अगर हम 50-60 साल ही पहले जाएं तो ज्यादातर लोग स्वस्थ रहा करते थे, लेकिन अब 25 से 30 साल तक की उम्र में आप देखेंगे कई तरह की बीमारियां हैं, और बीमारियों की वजह से इंसान कैसा लग रहा है कि 30 साल है 50 साल का लग रहा है। जैसे हम आप ही को देख लें कि आपको देख के आपकी उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो इस तरह से हम अपनी युवा पीढ़ी को कैसे प्रेरित करें? आप क्या बोलेंगे उनके लिए? उनके लिए भी मैं यही संदेश देता हूं कि वो हमारे भाई योग का अभ्यास करें, और बिना योग के अभ्यास का कुछ नहीं होगा। पाश्चात्य समय में एक शिक्षक हूं इस समय, तो मैं शिक्षा में देख रहा हूं कि बहुत गिरावट आती जा रही है। पहले हम लोग शिक्षा में, हम लोग को एक ड्रिल का पीरियड होता था, और वह पीरियड अब खत्म हो गया। ड्रिल नहीं होता। आज का जो योगा है, जिसको लोग योगा कहते हैं, वह ड्रिल ही है। आसनों का व्यायाम, श्वास प्रश्वास का व्यायाम। वस्तुतः यह आसन और ये श्वास प्रश्वास का व्यायाम नहीं है। योग एक जीवन पद्धति है। आप रामायण को, सीरियल को देखें, भगवान राम के जीवन को देखें, और भगवान योग योगेश्वर भगवान कृष्ण को देखें, उनके जीवन को देखें। वो गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं। आज की शिक्षा हम ज़्यादा से ज़्यादा फीस देते हैं, CBSE बोर्ड में पढ़ाते हैं, वाह, फीस दे करके, और हम शिक्षक को खरीद लेते हैं। यह बिल्कुल गलत पद्धति है। यह पद्धति इसके कारण ही है कि जो दैनिक जीवन में योग नहीं हो रहा। आज आवश्यकता है, जो पहले प्राचीन समय में ड्रिल होता था, उसके बाद स्वास्थ्यपरक भोजन मिलता था, तब बच्चों को छुट्टी होती थी। आज वह चीज़ नहीं है, उसमें गिरावट आई है। जब जब गिरावट होती है, तब तक मनुष्य के ऊपर ही उसका असर हमारे समाज पर ही पड़ता है। इसलिए हम लोग दैनिक जीवन में योग को अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएंगे। चलते चलते हमारे दर्शकों से, जो आज की नई पीढ़ी है, बच्चे हैं
और खासकर गृहिणियां हो गई, आप क्या कहना चाहेंगे उनको, किस तरह से वो योग को अपनाएंगे? देखिए, गृहिणियों के लिए जो योग है बहुत आवश्यक है, हमारे भाइयों की अपेक्षा ज़्यादा गृहिणियों के लिए आवश्यक, क्योंकि गृहिणियां यदि हमारी स्वस्थ हैं तो वह 5 व्यक्तियों को स्वस्थ रखती हैं, और यदि हमारी घर की गृहिणी ही रुग्ण हो गई तो वो हमारे परिवार का सारी स्थितियां अस्थिपंजर हो जाती हैं, ढीला ढाली हो जाती हैं। तो इसलिए गृहिणियों को अति आवश्यक है, और गृहिणियां तो खुद योग करती हैं, लेकिन आज के आधुनिक सभ्यता ने गैस पर खाना बनाना प्रारंभ कर दिया, श्रम नहीं होता, और बूटी मिक्सी आ गई, उसमें श्रम नहीं होता, सब चीज़ों को सब मशीन से बटन दबाते हैं, सब चला जाता है। हो सकता है कि आने वाले विगत समयों में ऐसी भी मशीन आ जाए कि भोजन को रख करके कोई उठाएगा और मुंह में डाल देगा। ऐसा नहीं है, कार्य करना पड़ता है। तो आज हम घर में ही किचन बना लिए, उठते हैं न बैठते हैं। आटा को हमारे यहाँ कहा गया कि आटा को यदि साना जाए तो ऐसे उसको हाथ से सानने का, आज कहाँ सानते हैं लोग, खड़े होकर के ही प्लेटफॉर्म पर ही अपना पानी मिला देते हैं। उसकी रोटी खाइए आप, चिवड़ होगी, लेकिन जब आटा गुथा होगा तो मुलायम रोटी होगी। वैसे ही जैसे मिट्टी को कुम्हार खूब गूंथते 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 उसमें की जितनी भी कंकड़ियां होती हैं, उसमें जितने भी रेशे होते हैं, उन रेशों को, जिसको हम अंग्रेजी शब्द में कहें तो कैथालिसिस, आज वही आसन और व्यायाम के द्वारा, यौगिक व्यायाम के द्वारा भी कैथालिसिस को दूर करते हैं, पसीना को निकालते हैं। आज हम लोग पसीना नहीं निकाल पा रहे हैं। तो देखा अपने दर्शकों, किस तरह से योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। उम्मीद है कि आप भी योग को अपनाएंगे। गुरुजी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रतिदिन की भांति इस योग की कक्षा में सभी एक साथ मिलाकर कहेंगे, आहार और विहार पूरी स्वास्थ्य मोमेंट के सामने रखते हैं। अपने आप को रखो, खुद बताओ। और पकड़े हुए हाथ को छोड़े, पैर की स्थिति बदल दीजिए, ऊपर वाले पैर को नीचे कर दीजिए और नीचे वाले पैर को ऊपर कर दीजिए। पूरा हमारे लिए अक्षर का ए शेप। आइए, बाएं हाथ को ऊपर उठाइए, श्वास के साथ निकालते हुए अपने दाहिने हाथ को उठाइए, श्वास बाहर लेते हुए खींचते हुए अब अपने दाहिने पैर से दाहिनी एड़ी को, बाएं पैर से बाईं एड़ी को पकड़ लीजिए, गर्दन को झुका दीजिए, उष्ट्रासन। पीछे की तरफ देखें, यह थायराइड ग्रंथि पर प्रभाव डालता है। रीढ़ की हड्डी, स्पाइन नाभि पर रखें। श्वास खींचते हुए अपने पेट को फुलाइए, पेट को फुलाइए। श्वास खींचते हुए पेट को फुलाइए, पेट को फुलाइए।